Hello students, today we are going to start with Unit 3 of Interpretation of Statutes, which is a syllabus included in MCBU. In Unit 3, the first part is various Latin maxims. तो आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंतर्गत MCBU के सिलेबस में आता है। इसमें सबसे पहले लैटिन मैक्सिम्स हैं, जिसमें कि पहला है कॉन्टेम्पोरेंस एक्सपोजिशियो एस्ट फोर्टेसिव इन लेगे। आपके एग्ज़ाम्स में यही लैटिन मैक्सिम्स को समझाने के लिए या शॉर्ट नोट्स लिखने को आएंगे। तो आइए समझते हैं। इट मीन्स अ कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ। इसका अर्थ होता है कि कोई कंटेम्प्ररी या समसमयकालीन जो व्याख्या होती है किसी भी कानून की, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर व्याख्या मानी जाती है। इट स्टेट्स दैट व्हेन इंटरप्रेटिंग अ लॉ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम हाउ इट वॉज अंडरस्टूड and applied at the time it was enacted, giving significant weight to contemporary interpretations and practices. इसमें ये कहा जाता है कि जब किसी कानून का निर्वचन किया जाता है तो सबसे अच्छी जो समझ उस कानून के बारे में आती है वो उसी समय को देख करके या समझ करके आ सकती है जिस समसमयकालीन में उस कानून को लागू किया गया था। इसीलिए उस समय के तथ्य, प्रैक्टिसेस और उस समय की जो व्याख्याएं हैं वो ज़्यादा ही अच्छी मानी जाएंगी। एग्जाम्पल मान लीजिए, इफ़ अ कोर्ट इज़ इंटरप्रेटिंग अ 19th century लॉ, अगर कोई न्यायालय 19वीं शताब्दी में बनाया गया कोई कानून का निर्वचन कर रहा है, दे वुड लुक एट लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम दैट एरा। एरा मतलब समय। तो वो लोग उन कानूनी दस्तावेज़ों को देखेंगे जो कि उस 19वीं शताब्दी से संबंधित हैं, ताकि वो समझ सकें, टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग rather than solely relying on modern day interpretation, ताकि वो समझ सकें कि असल में उस कानून का असली अर्थ क्या था और ना कि वर्तमान में उसका हम क्या अर्थ निकाल रहे हैं। This is especially important when language of law might seem ambiguous today but was clear in historical context. तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कभी कभी वर्तमान में अगर हम किसी कानून की व्याख्या करें या निर्वचन करें तो हमें वो बड़ा अप्रासंगिक लगता है, लेकिन जब हम उसी के समय में जा कर के जब वो कानून लागू किया गया था और चीज़ों परिस्थितियों को देखते हैं तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि उस कानून का अर्थ क्या है और हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है उसका मायना। Courts should try to understand the social norms and look beyond literal meaning. तो न्यायालयों का काम है कि वो जो सामाजिक स्थितियां हैं, सामाजिक जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको समझे और उसका जो शाब्दिक अर्थ है उससे आगे जा करके उसको लागू करें। इसी संबंध में जो केस लॉ आप स्टडी कर सकते हैं वो है द सीनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नारायण चोपड़ा एंड अदर्स। 1961 का ये केस है जो कि टेलीग्राफ लाइन जो शब्द है उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 34(2)(b ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में इस शब्द की व्याख्या करी गई थी तत्कालीन
समय परिस्थितियों को देखते हुए। तो आप इस केस को इस संबंध में स्टडी कर सकते हैं। दूसरी मैक्सिम है एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। एक्सप्रेसियो का मतलब एक्सप्रेशन, यूनियस का मतलब वन, एक्सक्लूसियो का मतलब एक्सक्लूड, अल्टेरियस का मतलब अल्टरनेट। इसका अर्थ निकलता है द एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। किसी एक चीज़ को अगर हमने बोल दिया है तो उसका तात्पर्य है कि अन्य चीज़ें स्वतः ही ख़त्म मानी जाएं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस स्टैट्यूट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको इस्तेमाल किया जाता है कानूनों में और संविदाओं में। इट इज़ अप्लाइड टू स्पेसिफिक वर्ड्स, एक्सप्रेस टर्म्स। किसी स्पेसिफिक शब्द जो हैं या टर्म्स जो हैं उसके ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई नियम ऐसा कहता है कि ईच सिटीजन इज़ एंटाइटल्ड टू वोट, प्रत्येक नागरिक वोट देने का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, तो इसका अर्थ है कि वो लोग जो नागरिक नहीं हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो एक को अगर हमने बोल दिया तो इसका अर्थ है कि अन्य सारे जो उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते हैं वो स्वतः ही उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। अगर कोई जॉब की पोस्टिंग की अनिवार्य शर्त रखी गई है कि मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कि जो भी कोई अप्लाई करेगा उसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, तो इसका इम्प्लाइड मतलब क्या है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो बिना बैचलर डिग्री वाले, जो कंप्यूटर साइंस पे जिनकी बैचलर डिग्री नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है उसको उस जॉब के लिए, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसका अर्थ आप स्पष्ट कर सकते हैं। तीसरी मैक्सिम है जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। जनरेलिया का मतलब जनरल, स्पेशलिबस मतलब स्पेशल, नॉन नहीं, डेरोगेंट मतलब डेराइव। इट मीन्स जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेसिफिक थिंग्स। इसका अर्थ है कि सामान्य चीज़ें स्पेसिफिक स्पेशल चीज़ों से नहीं निकलती, अर्थात स्पेसिफिक प्रोविजंस इन लॉ टेक प्रीसिडेंस ओवर जनरल प्रोविजंस। कानून के क्षेत्र में जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं वो जनरल प्रोविजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मायना रखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 1, इन ट्रैफिक लॉज अ स्पेसिफिक रूल दैट रिड्यूसेस स्पीड लिमिट in a construction zone would override a general rule that sets a higher speed limit। अगर किसी ट्रैफिक रूल में कहा जाता है कि जो स्पीड लिमिट है वो कम कर रखी जाए, किसी एक स्पेसिफिक नंबर बता दिया कि इससे कम रखी जाए उस जोन के अंदर जब काम चल रहा हो, तो ये वाला कानून जो स्पेशल है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एज रिलेटेड टू जनरल रूल, जो कि एक हायर स्पीड लिमिट की बात करता है कि ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। एक किसी कंपनी की रूल बुक है, मान लीजिए इन अ कंपनीज रूल बुक, कहती है वो किताब या रूल बुक स्पेशली कहती है कि मोबाइल फ़ोन्स टू बी यूज्ड फॉर वर्क पर्पस ओनली, कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल आधिकारिक कामों के लिए ही करेंगे। तो ये स्पेशल रूल बन गया। तो ये रूल जनरल रूल जो है, जो ये कहता है कि आप मोबाइल फ़ोन परिसर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जनरल रूल क्या है कि आप मोबाइल फ़ोन परिसर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके ऊपर वो लागू, इससे ऊपर वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा, उसका जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी लागू होने की। कौन सी बात? कि मोबाइल फ़ोन काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो स्पेशल रूल है वो जनरल रूल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि लोग
फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए चौथा और आखिरी मैक्सिम देख लें। अट्रस मैजिस वैलिएट क्वाम पैरेट। अट्रस माने अल्टीमेट, मैजिस माने मैटर, वैलिएट माने वैलिड, पेरिएट माने पेरिश। It is Latin legal maxim that translates as so that the matter may flourish rather than perish। कि कोई भी मुद्दा है वो जीवित रह जाए, वो बढ़ता फूलता फूलता रहे, rather than बजाय इसके कि वो ख़त्म हो जाए, perish हो जाए। इसको अगर समझना हो to understand it, simply that while court is interpreting a legal document, they should choose the interpretation that upholds the validity and effectiveness of the document rather than one that would render it void or ineffective. Essentially it means it is better for a thing to have effect than to be made void। तो इस लीगल मैगज़ीन के अंतर्गत अगर मान लीजिए न्यायालय किसी कानून का निर्वचन कर रहा है तो वो इसको इस तरह से निर्वचित करेगा कि उसकी वैलिडिटी और इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बरकरार रहे, ना कि वो ख़त्म हो जाए। तो कानून अपने निर्वचन करते समय इस नियम का पालन करता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी कानून है, वो इफ़ेक्टिव बना रहे बजाय इसके कि उसको वॉइड करार दे दिया जाए। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, पहला है इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल। दिस मैक्सिम इज यूज्ड व्हेन इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स वेयर देयर मे बी एम्बिग्विटी और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। तो इस मैक्सिम का इस्तेमाल हम निर्वचन करते समय करते हैं किसी भी संविदा का या कानूनी कागज़ों का, ताकि उनकी वैलिडिटी ख़त्म ना हो और कभी भी कन्फ्लिक्टिंग अगर सिचुएशन अराइज होती है, विरोधाभासी, तो उसमें भी वो जीवित रह जाएं, ना कि उनको वॉइड या इनवैलिड करार दे दिया जाए। सबसे आखिरी बात, एप्लीकेशन इन द कोर्ट। व्हेन फेस्ड विद मल्टीपल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, अ कोर्ट विल टिपिकली चूज द वन दैट बेस्ट सस्टेन द वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ अ लीगल इंस्ट्रूमेंट। जब भी मान लीजिए न्यायालय के सामने ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि उनके सामने बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं, तो वो ऐसा इंटरप्रिटेशन को चूज़ करेंगे जिससे कि सस्टेनेबिलिटी उस कानून की बनी रहे, उस स्टैट्यूट की बनी रहे, रादर दैन उसको इनवैलिडेट करने के। सो दीज वर 4 लीगल मैक्सिम। ये 4 लीगल मैक्सिम्स थे जो आपके यूनिट 3 का पहला पार्ट थे। आई होप आपको इससे अपनी पढ़ाई को करने में मदद मिलेगी। कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।